हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियाँ दो भागों में बटी हुई होती हैं। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियों को और दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों को। हिमालयी नदियाँ जो हैं उनको आगे भी 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं। जो 2 प्रकार की नदियां हैं वो है हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों को भी आगे 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। दोस्तों, नदी तंत्र को तो आप जो जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, एक मुख्य नदी होती है और अन्य नदियां इसकी सहायक नदियां होती हैं। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यह आप लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग पढ़ेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को। ठीक है दोस्तों, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग भारत के क्लासिफिकेशन को तो देख ही चुके हैं। इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी नदी तंत्र होता है उसमें क्या होता है, एक उसकी मुख्य नदी होती है। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी तो सिंधु ही है। ठीक है, सिंधु नदी इस सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में। तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, वहाँ पे सानोख्यावाद हिमनद है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है। ठीक है दोस्तों, सतलुज जो नदी है वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इसके बाद इसका मुहाना कहाँ पे है, सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। मुहाना जानते हो, जहाँ पे नदी जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, इसमें चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है सिंधु नदी वो 3 देशों से होके बहती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, चीन, तिब्बत, यानी कि जो तिब्बत है वो चीन के कब्जे में है तो उसको एक ही काउंट करेंगे, और इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 देशों से होके ये बहती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम लोग देख ही चुके हैं। ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से होकर प्रवेश करती है, तो ये भारत के लद्दाख में होकर प्रवेश करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर सिंधु नदी का मुहाना है, यानी कि ये फाइनली अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो सिंधु और सतलुज नदी के बारे में है। तो सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां ऐसी हैं जो तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि जिनका उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो वो नदी कौन कौन सी हैं, सिंधु और सतलुज, ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर ही भारत का लेह शहर स्थित है। ठीक है, लेह शहर वैसे कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट ये है, ये पॉइंट वैसे हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ठीक है, यानी कि बाकी नदियां जो हैं वो चिनाब नदी में आके मिल जाती हैं, और चिनाब नदी सिंधु में आके मिल जाती है, और सिंधु फाइनली अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिंधु जल समझौता को पढ़ लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं सोचा इसको बता देता हूँ। तो ये 1960 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता जो है वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सिंधु नदी के जल को लेके विवाद पैदा हो गया था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से इस समझौते की ज़रूरत पड़ी। इस समझौते में जो मध्यस्थता का काम किया था वो विश्व बैंक ने किया था। ठीक है, यानी विश्व बैंक ने ये समझौता करवाया था। ठीक है, इसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान के अधिकार में 3 नदियों को दिया, सिंधु, झेलम और चिनाब।
यानी कि इन तीनों नदियों पे पाकिस्तान का अधिकार होगा। और इंडिया के कब्जे में भी 3 नदियां आई। वो 3 नदी कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलुज। यानी कि इन 3 नदियों के पानी पर इंडिया का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे चिनाब नदी को। चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल है इसका बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यानी कि ये बारालाचा दर्रा से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? वो सिंधु नदी है, यानी कि ये सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रभागा नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, चंद्र और भागा। यानी कि ऐसे समझिए, हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा। जब ये दोनों नदी मिलती हैं आपस में तो वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो अन्य नदियां हैं उनको समझ लेते हैं, उनका उद्गम स्थल और उनका मुहाना कहाँ कहाँ पे है, और 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम झेलम नदी को देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसका मुहाना है चिनाब नदी, यानी कि ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी जो है वो भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, वहाँ पे राकसताल से। ठीक है, राकसताल से निकलती है ये। इसका मुहाना भी चिनाब नदी है, यानी कि ये भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। झेलम नदी जो है उसके किनारे पर ही, यानी उसके तट पर ही श्रीनगर शहर है, और लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद सतलुज नदी जो है उस पर ही भाखड़ा नागल बांध बंधा हुआ है, तो ये भी आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नदी बच गई है, ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और ये सतलुज नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि इसका मुहाना सतलुज नदी पे है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है, यानी कि ब्यास और सतलुज नदी पंजाब के हरी के क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये मिलती हैं, वहीं से भी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? पंजाब के हरी के क्षेत्र में है, और सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लेना। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।